tonight, live and direct on NewsHour is Mr. Manish Sisodia, Deputy Chief Minister of Delhi, opening the Aam Aadmi Party's campaign in Ayodhya over the last 2 days. सिसोदिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम की याद कहां से आ गई? मैं पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी ने और अरविंद जी ने इलेक्शन लड़ा था वाराणसी से 2019 में। तब तो कोई खास प्रदर्शन नहीं हुआ था, मोदी जी के खिलाफ लड़ा था ये इलेक्शन। इस बार उत्तर प्रदेश में इतनी दिलचस्पी क्यों है आम आदमी पार्टी को, और खास करके राम की याद क्यों आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का निर्णय पार्टी करीब 8-10 महीने पहले ले चुकी है। जब आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया था कि आम आदमी पार्टी पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनाव लड़ेगी, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश ने बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्शन करते हुए कहा था कि यहाँ हमने इतने अच्छे स्कूल बनवा दिए, आप आके देखिए। मैं जब स्कूल देखने गया तो उन्होंने रोक दिया। अब आप पूछ रहे हैं राम की याद कैसे आ गई? राम तो हमारे दिल में है, राम तो सबके दिल में है, तो राम की याद तो कभी भी आ सकती है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन जब बीजेपी राम का एजेंडा उठाती है, राम मंदिर का एजेंडा उठाती है, तो ऑपोजिशन में कई पार्टीज को ये लगता है कि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। सवाल ये है इस वक्त मनीष सिसोदिया जी के विकास का नाम नहीं, कोई स्कूलों की बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आप पहुंचे हैं तो अयोध्या राम के नाम पर। हाँ, राम सबके हैं और सबके दिल में है, लेकिन चुनाव में अब तक परहेज था अपोजिशन को राम को याद करने में। अब ये परहेज क्या उत्तर प्रदेश में छोड़ना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को अपना बना पाएंगे, ऐसी सोच है? हमें तो कभी कोई परहेज नहीं रहा। हमने तो हर जगह हमने कहा कि धर्म राजनीति का आधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम तो राम का लो, लेकिन सरकार में जब बैठो तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो। नाम तो राम का लो, लेकिन बच्चों के मिड डे मील का पैसा कमीशन में खा जाओ, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और उनके स्कूल बैग का पैसा कमीशन में खा जाओ। ये राम का नाम लेने वाले लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन राम का नाम लो, राम से प्रेरणा लो। भगवान राम ने रामराज किया, और आज भी सारी दुनिया में रामराज ऐसा शब्द है जो गुड गवर्नेंस के लिए, पीपल्स फ्रेंडली, पीपल केयरिंग गवर्नेंस के लिए, इससे बढ़िया शब्द आज भी दुनिया के पास नहीं है, रामराज से बढ़िया शब्द। तो वैसे में रामराज से प्रेरणा लेके काम करो, सारी पार्टियां प्रेरणा लेके काम करें, खाली राम का नाम लेके क्यों काम करें? आज दिल्ली में जो काम हो रहा है वो रामराज से प्रेरणा का काम है। हर बच्चे को स्कूल अच्छे उपलब्ध कराना, हर आदमी को बिजली देना, हर आदमी को पीने का पानी देना, हर आदमी को अच्छे अस्पताल बना के देना, रोजगार की व्यवस्था करना, ये रामराज का काम है। ये असली ये है कि राम को अगर मानते हैं, राम को अगर पूजते हैं, तो फिर राम के आदर्शों पे चलते हैं। राम के आदर्शों पे चलेंगे और उसके बाद मिड डे मील के पैसे में कमीशन खाएंगे और कोई पत्रकार उस पर आवाज उठाएगा तो उसको 6 महीने की जेल में डाल देंगे। मैं नहीं मानता कि ये फिर फर्जी राम का भक्ति है। मनीष सिसोदिया जी, वाराणसी से क्यों नहीं, लखनऊ से क्यों नहीं, गोरखपुर से क्यों नहीं, कानपुर से क्यों नहीं, मेरठ से नहीं, नोएडा से नहीं जो दिल्ली के पास है, अयोध्या से क्यों अयोध्या तिरंगा यात्रा? सवाल ये पूछने की मैं कोशिश कर रही हूं कि अयोध्या ही क्यों? क्योंकि जब आगरा से तिरंगा यात्रा निकाली तो आपने पूछा नहीं, जब नोएडा से निकाली, लखनऊ से निकाली तो आपने पूछा नहीं, आज अयोध्या में है तो आप भी पूछ रहे हैं आज क्यों? चलिए, आप सवाल का जवाब सवाल से देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी। पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले से ही कई पार्टियां हैं। बीजेपी तो है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जिस लेवल पे भी है, और छोटी जाति बेस्ड पार्टियां बहुत सारी हैं। ओवैसी जी भी यहां पर आकर कई नारे दे गए हैं, कह रहे हैं कि 11% वाले यादव अगर मुख्यमंत्री बना सकते हैं यहां, तो 19% वाले मुसलमान क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी क्या अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, या आपको लगता है कि अगर सब
अलग अलग जाएंगे तो शायद बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने 4.5 साल सरकार चलाई है और 4.5 साल पहले उसने जनता को बहुत सारे वादे किए थे। हम गुंडा राज खत्म कर देंगे, हम अच्छी शिक्षा लेके आ जाएंगे, हम अच्छी चिकित्सा व्यवस्था लेके आ जाएंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे। मीडिया ने भी खूब रिपोर्ट की है, आज तक भी रिपोर्ट हो रहा है इस चीज पे कि कैसे आज डेंगू के वजह से लोग गांव से अगर कस्बे में आते हैं, शहर में आते हैं तो जिला अस्पताल में बेड नहीं मिलता और वापस साइकिल पे बिठा के अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। हाथरस की गुड़िया का हमने हाल देखा कि बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी हो गई। उसने रात में मीडिया को धत्ता बताते हुए, परिवार को धत्ता बताते हुए रात में बलात्कारियों को बचाने की खातिर आखिरकार उसको रात को 2 बजे अंतिम संस्कार चोरी छिपे करने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आज यहां खड़ी हुई है। आपने कई और पार्टियों की बात की, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म और जाति के आधार पर टिकने की कोशिश कर रही हैं। हमारा यह कहना है कि बात राम की करिए लेकिन दिल में राम रखिए और फिर संविधान के हिसाब से सरकार चलाइए। बाबा साहब ने संविधान दिया इस देश को चलाने के लिए। आम आदमी पार्टी दिल में राम और बगल में संविधान लेके चलती है और संविधान के हिसाब से सरकार चलाना चाहती है। संविधान में इस तिरंगे के नीचे के हर आदमी के लिए स्कूल बनाना चाहती है, हर आदमी के लिए अस्पताल बनाना चाहती है। वैसे में आज उत्तर प्रदेश के लोगों के पास विकल्प है। जब ये धर्म और जाति की राजनीतियां आपस में सरफटफल करती हैं, उस वक्त विकल्प नहीं है आम जनता के पास में। आज आम जनता के पास में, उत्तर प्रदेश की जनता के पास एक विकल्प है। उसको पता है कि आज हमारा वोट एक स्कूल बनवा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो उनको पता है हमारा वोट स्कूल नहीं बनवा सकता। सपा बसपा को वोट देते हैं, ओवैसी की पार्टी को देते हैं तो उनको पता है कि हमारा वोट स्कूल नहीं बनवाएगा। लेकिन उनको पता है कि आम आदमी पार्टी को गया हुआ वोट स्कूल बनवा सकता है, अस्पताल बनवा सकता है, अच्छा इलाज करवा सकता है, सस्ती बिजली दिलवा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है और दिल्ली में देश में सबसे सस्ती बिजली है। उनको पता है कि ये वोट की ताकत का कमाल है कि सस्ती बिजली मिल सकती है। इसलिए हम इस धरातल पर खड़े होकर आए हैं। मनीष सिसोदिया जी, लोगों का कहना यह है कि दिल्ली में बरसातों में पानी खड़ा था, लोग लिटरली तैर के चल रहे थे, जहां भी अंडरपास है वहां पानी जमा था। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, वो हमेशा ये वादा करती रही है कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएगी। जी, पानी सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, लेकिन पानी अभी भी खड़ा हुआ है। तो अगर गवर्नेंस को मुद्दा माना जाए तो गवर्नेंस में अगर योगी जी पे आप उंगली उठाते हैं तो बीजेपी आप पर उंगली उठाती है, तब आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल उठाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए उंगली। और गवर्नेंस में अगर पार्टियां एक दूसरे पे और मीडिया उंगली उठाए तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। लेकिन जब ऐतिहासिक बारिश होती है तो उस वक्त निश्चित रूप से दिल्ली में भी पानी भरता है और गुजरात में भी भरता है और उत्तर प्रदेश में भी भरता है। जब कोई तूफान आता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट, कैस्केडिंग इंपैक्ट रहता है। अगर 60 mm बारिश होने की जगह अचानक 160 हो जाती है तो निश्चित रूप से दिल्ली में पानी खड़ा होता है। लेकिन आज जब हम कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल देखे जाएं, अस्पताल देखे जाएं, वहां का बिजली का रेट देखा जाए, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम देखी जाए, वहां के लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाए, वहां के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आए हैं वो देखा जाए, वहां के सीसीटीवी देखे जाए जिसकी वजह से महिलाएं सुरक्षा महसूस करने लगी हैं, वहां की बसों में जो बसें महिलाओं के लिए फ्री हुई हैं उसका इंपैक्ट देखा जाए, वहां के व्यापारियों के लिए सरकार ने जो ऑनेस्ट गवर्नेंस दी है उसको देखा जाए। ये सारी चीजें हैं जिसको आज एक मॉडल के रूप में, क्योंकि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, अगर आज मैं कहूं, आज मैं अयोध्या में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, भगवान राम के आदर्शों पर, भगवान राम के दिखाए रास्ते पर केजरीवाल जी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। केवल भगवान राम का नाम नहीं ले रहे हैं, मिड डे मील में कमीशन नहीं खा रहे हैं, बल्कि मिड डे मील और अच्छा दिलवा रहे हैं बच्चों को। सिसोदिया जी, केजरीवाल जी को आजकल राम बहुत याद आते हैं। गणेश पूजा भी उन्होंने की 2-3 दिन पहले, वो भी गणेश जी को भी उन्होंने याद किया, गणपति बप्पा मोरिया भी किया, हनुमान चालीसा भी पढ़ा इलेक्शन के दौरान, और हनुमान से लेकर, गणेश से लेकर राम तक आपकी गाड़ी पहुंच गई। पूछना यह मैं चाहती हूं कि क्या बीजेपी को चुनौती देने के लिए राम का सहारा, भगवान का सहारा, धर्म का सहारा जरूरी है? क्या सिर्फ गवर्नेंस, सिर्फ विकास, सिर्फ डेवलपमेंट, ये मुद्दे काफी नहीं है किसी भी पार्टी को बीजेपी को चुनौती देने के लिए? देखिए, धर्म कोई भारतीय जनता पार्टी की बपौती तो है नहीं। गणेश जी भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकार नहीं है गणेश जी पे।
या राम सबके हैं, मैंने कहा राम तो हर हिंदुस्तानी के हैं, फिर क्यों ना बात करें? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बात करेगी भगवान राम की, और उसके बाद भगवान राम के बाद में बात करेगी भगवान राम की, और फिर बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी, गुंडों के साथ खड़ी होगी, मिड डे मील से लेके बच्चों के हॉस्पिटल और उन सब का पैसा खाएगी, ऑक्सीजन तक का पैसा खा जाएगी, तो फिर उसमें क्या है? आज लाशें देखी ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान गंगा नदी के किनारे बहती हुई लाशें देखी ना, वो फिर असली चुनौती वहां है। राम की बात सबको करनी चाहिए, राम सबके हैं, और राम की बात करने में किसी को डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके बाद काम भी करना चाहिए। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो राम की बात कर ली, अब हमको सारी लूट करने की। भगवान राम के नाम का चंदा खा गए भारतीय जनता पार्टी वाले। देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से निकाल के भगवान राम के मंदिर बनाने का चंदा दिया, लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग उस चंदे में भी खयानत कर गए। वो चंदे में से 100 रुपए की खरीदने वाली जमीन हजार 1-1 लाख रुपए में, कई 100 गुना में चंदे को लुटा दिया जमीनें खरीदने में, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचा दिया। तो ये थोड़ा ही राम की भक्ति है। उन्होंने हर इस आरोप का जवाब दिया है, पर बहरहाल मैं इलेक्शन की मैथमेटिक्स पर आना चाहती हूं सिसोदिया जी। और इलेक्शन की मैथमेटिक्स ये है कि जब महागठबंधन था तब भी बीजेपी ने बसपा और सपा को इकट्ठे हरा दिया था। 2017 में यूपी के लड़के थे, उन दोनों को भी हरा दिया था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि अगर ऑपोजिशन डिवाइडेड रहेगी, अलग अलग लड़ेगी, तो क्या इस बात का फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? देखिए, पहली बात तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक इस बात का कि 15 मिनट पहले कौड़ी के दाम पे खरीदी गई जमीन जब भगवान राम के मंदिर के लिए दिए गए चंदे में खरीदी गई 15 मिनट के बाद, तो वो अचानक 200-300 गुना महंगी क्यों हो गई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो जमीन इतनी महंगी खरीदी गई राम के नाम पे मिले गए चंदे से? तो उसका जवाब अभी तक आया नहीं है। ना इन्होंने अभी तक मिड डे मील का जवाब दिया है, ना इन्होंने अभी तक गुड़िया का जवाब दिया है, जो हाथरस वाली गुड़िया थी, तो जवाब इन्होंने किसी चीज का नहीं दिया। बहरहाल आप जो कह रहे हैं, बाकी पार्टियां को जो करना है वो करें। मुझे लगता है कि हम जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता के बीच यही जाके कहना है कि अपने वोट को अब स्कूल के लिए इस्तेमाल करिए। अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहते हैं, सस्ती बिजली चाहते हैं, तो अपने वोट को उसके लिए इस्तेमाल करिए। अपने वोट को अच्छे अस्पतालों के लिए इस्तेमाल करिए। हम जाके यही कहना चाहते हैं। सिसोदिया जी, क्या आम आदमी पार्टी अभी भी नई पार्टी कहलाई जाती है? बहुत ज्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है। क्या आप में इतनी स्ट्रेंथ है, क्या इतना बाहुबल है कि आप इतनी जल्दी इतना सारा एक्सपेंशन कर ले? उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए कैंडिडेट खड़े कर दें, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, अगले चुनावों में क्या आम आदमी पार्टी हर इस राज्य में जिसमें चुनाव हो रहा है एक इम्पोर्टेंट प्रतिद्वंदी बनने के कगार पर आ चुकी है? क्या आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा क्रिटिकल मास हो चुका है? देखिए नविका जी, जब 2012 में पार्टी बनाई थी और जब 2013 का पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त हमें हमारे कुछ चुनावी राजनीति को समझने वाले मित्रों ने सलाह दी थी कि भाई शुरू में तो कुछ परसेंट वोट मिल जाएं, फिर अगले 5 साल के बाद में किसी एक राज्य में 2-4 सीटें मिल जाएं, तो ये अच्छी राजनीति होती है, सफल राजनीति होती है। तो एक वो रास्ता है राजनीति का, वो भी ठीक है, लोगों अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं। आम आदमी पार्टी जब जनता के बीच गई तो जनता ने मन बनाया, ताकत जनता में है। जनता ने एक झटके में ऐसी पार्टी बना दिया आम आदमी पार्टी को, जो 1 साल के अंदर सत्ता में आ गई और लगातार 3 बार से दिल्ली की सत्ता में है, 3 चुनाव से। कोई बड़ी चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी मन बनाए, पंजाब की जनता भी मन बनाए, उत्तराखंड की जनता, गोवा की जनता, जहां जहां आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रही है, वहां जनता को मन बनाना है, और जनता मन बना सकती है। जनता फिर बाहुबली नहीं देखती है कि कौन सी पार्टी बाहुबली है और कौन सी नहीं है। जनता ये देखती है कि कौन सी पार्टी मेरे वोट से मेरे लिए काम करेगी, वो काम करेगी जो मैं चाहता हूं, और कौन सी नहीं करेगी।
सिसोदिया से जाने से पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि आज दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है एटीएस ने कि उन्होंने टेरर अटैक जो प्लान हो रहे थे देश भर में चुनाव से पहले उसका एक सेल उन्होंने उस पर खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि ये दहशत टेरर फैलाना चाहते थे पांचों राज्यों के चुनाव से पहले। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान में आने के बाद सिक्योरिटी के लेवल पर भारत की और खास करके दिल्ली की मुश्किलें, उत्तर प्रदेश की मुश्किलें कुछ खास बढ़ गई हैं? देखिए, मुझे इसकी पूरी तफसील से जानकारी नहीं है जो मुद्दा आप बोल रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो किया है, अगर इस तरह का कोई काम किया है तो काबिल तारीफ काम किया है। और दूसरा, निश्चित रूप से जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तो दुनिया के लिए चिंता तो बढ़ी है, सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए नहीं बल्कि बाकी जगह के लिए भी अपने आप में एक विषम परिस्थिति तो पैदा हुई है। और अलग अलग सरकारें, अलग अलग मुल्कों की सरकारें, अलग अलग राज्यों की इंटेलिजेंस अपने हिसाब से उसको हैंडल कर रही है, करेगी। और निश्चित रूप से इसमें भारत सरकार, दिल्ली पुलिस जो भी करेगी, दिल्ली सरकार के रूप में मैं कह सकता हूं कि हम पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ हैं, अपनी पुलिस के साथ हैं। सिसोदिया जी, आप उन लोगों से इत्तेफाक रखते हैं जो कहते हैं कि गुड तालिबान भी है और तालिबान गवर्नेंस दे सकता है और तालिबान ने जो हुकूमत हासिल की है अफगानिस्तान में, ये उनकी आज़ादी की लड़ाई थी। क्या आप इस फीलिंग से, इस नैरेटिव से इत्तेफाक रखते हैं, सहमति रखते हैं? देखिए, हिंसा का रास्ता, महिलाओं को शिक्षा से रोकने का रास्ता, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक रखने का रास्ता है। हम तो ऐसी पार्टी हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जो शिक्षा में यकीन रखते हैं, लड़कों की भी लड़कियों की भी। हिंसा में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, किसी भी तरह की हिंसा में। तो हम तो कभी कतई इत्तेफाक नहीं रख सकते ऐसे लोगों से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी। आपको और सभी पार्टियों को मेरे ख्याल से चुनाव की सरगर्मियों में पार्ट लेने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये रणभूमि अब गर्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द न्यूज़ आवर टुनाइट। गुड नाइट। आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस। बट डोंट फॉरगेट टू वॉच Times Now Navbharat's Nav Nirman Manch conclave that begins in Uttar Pradesh.